धूमकेतु, जो सौर मंडल की सुबह के मैसेंजर्स होते हैं। पहली बार हमने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा धूमकेतु का चक्कर लगाने और उस पर उतरने के लिए। इनर सोलर सिस्टम के बाहर जाकर एक तेजी से चलते हुए धूमकेतु को पकड़ना और उसके ऊपर लैंडर नीचे डालकर उतरना कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। रोज़ेटा मिशन हमारे सबसे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। रोज़ेटा हमें ये सिखाता है कि एक धूमकेतु रियल टाइम में कैसे जीता है। ये एक गेम चेंजर है। रोज़ेटा ने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल डाला है। जिंदगी के राज भी शायद कॉमेट 67P के चारों तरफ घूमते हैं। How the universe works. सूरज से 85,29,52,320 किलोमीटर दूर से बर्फ और पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदरूनी सौर मंडल की तरफ अपना सफर शुरू करता है। साइंस की दुनिया में धूमकेतु असली सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। वो असल में टाइम कैप्सूल्स होते हैं। उनमें उस वक्त की केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट जमा रहते हैं जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, और उनसे ये पता चल सकता है कि हमारी केमिस्ट्री यहाँ धरती पर कैसे पहुँची। धूमकेतु साइंस के सबसे कीमती खजानों में से एक है। स्टडी करने के लिए एक खास धूमकेतु को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एक मिशन के लिए सही धूमकेतु ढूंढना ऐसा है जैसे आप उनका ऑडिशन ले रहे हो। एक धूमकेतु आता है और आपको लगता है कि ओ ये चक्कर तो सही लगाता है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें चाहिए। फिर ओ ये बहुत बड़ा है, ये वाला बहुत छोटा है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम असल में ये देखना चाहते हैं कि धूमकेतु कैसे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से निकलता है, और जब सूरज की तरफ जाता है तो वो गर्म हो जाता है और फिर सूरज का चक्कर लगाकर वापस सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में आ जाता है। तो आपको सोलर सिस्टम में जाकर उस धूमकेतु को उसमें जाते वक्त ही पकड़ना होता है। कॉमेट 67P इसके लिए एकदम सही था। कॉमेट 67P की खासियत ये है कि पृथ्वी पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ये हर एक 6.5 साल में एक बार सूरज का चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते हुए ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता। ये सिर्फ जुपिटर प्लैनेट के आसपास तक ही जाता है, और उस तक पहुंचने और उसे अच्छे से देखने के लिए कई मौके मिल जाते हैं। लॉन्च के लिए तैयार। 67P तक जाने की मुहिम शुरू हो गई। लॉन्च। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नया रोज़ेटा प्रोब लॉन्च किया। कई सालों तक हमने धूमकेतु को दूर से स्टडी किया। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कभी किसी धूमकेतु को पास से नहीं देखा, जिससे हमें यह पता चलता कि सूरज का चक्कर लगाते वक्त धूमकेतु कैसे बिहेव करते हैं। बड़े बड़े ग्रहों जैसी चीजों के मिशंस बहुत कठिन होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की धुंधली तस्वीरों ने रोज़ेटा के टारगेट का खुलासा कर दिया। यह सिर्फ 3.25 किलोमीटर चौड़ा था, और सिर्फ छोटा टारगेट ही नहीं था बल्कि चलता हुआ टारगेट। कॉमेट 67P सौर मंडल में करीब 53,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसकी चाल इतनी सटीक होती है जैसे एक ही गोल्फ शॉट में कोई बॉल को न्यूयॉर्क से सीधे सैन फ्रांसिस्को के होल में डाल दे। लेकिन कॉमेट 67P को पकड़ना सिर्फ एक सीधे शॉट जैसा नहीं था। स्पेसक्राफ्ट को असल में धूमकेतु की रफ्तार से चलना था, और जिन तरीकों से आज उसे चलाया जाता है उनसे हम सीधे उड़कर धूमकेतु के साथ साथ नहीं चल सकते थे। उसके बजाय रोज़ेटा ने गुलेल वाला रवैया अपनाया, जिसमें 10 साल लगे। ये असल में प्लैनेट से एनर्जी लेता है, जिससे प्लैनेट थोड़े स्लो हो जाते थे, और उसके बाद ये उस एनर्जी को स्पेसक्राफ्ट में डाल देता था। जब एक रोज़ेटा मार्स से गुजर रहा था, तब सबसे हैरत अंगेज चीजें हुई। एक चीज तो ऐसे हुई कि सब चिंता में पड़ गए। हमारे स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह के पीछे से होकर जाना था, मंगल ग्रह के शैडो में, और इसका मतलब था कि उससे हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को मार्स के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर ऊपर जाना था। रोज़ेटा पूरी तरह सोलर पावर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट था, तो उसमें इतना पावर नहीं था कि सब कुछ चलता रहे, इसलिए हमें स्टैंड बाय मोड पर जाना पड़ा। तो सारी चीजें बंद हो गई। हम 100% श्योर नहीं थे कि स्पेसक्राफ्ट दोबारा चालू होगा, क्योंकि जब उस स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया था तो ऐसा करने के लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया था। उस कारनामे को नाम दिया गया 1 बिलियन यूरो गैम्बल। खुशकिस्मती से दांव काम कर गया। जब रोज़ेटा टीम सुरक्षित होकर जुपिटर की तरफ जा रही थी,
तो वो स्टाइन्स और लुटीशिया जैसे छोटे ग्रहों से गुजरते वक्त अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट कर सकते थे। इससे पहले स्टाइन्स या लुटीशिया को किसी स्पेसक्राफ्ट से स्टडी नहीं किया गया था, तो उनके पास जाकर उनके सर्फेसेस की फोटो लेने और उनकी जमीन के गड्ढों को देखने का मौका मिलना एक बहुत ही बड़ी बात थी। स्टाइन्स एक छोटा और अजीब सा हीरे के आकार का था। उसे देखकर लगता था या तो ये प्लैनेट कोई अजीब इतिहास है या फिर कोई और प्रोसेस है जिसने उसका शेप बदलकर उसे गोल या आलू के शेप से हीरे के शेप में बदल दिया है। ल्यूटीशिया पर करीब 130 किलोमीटर डायमीटर वाली एक छोटी सी दुनिया थी। हो सकता है कि वो सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर की छोटे छोटे ग्रहों की एक बहुत पुरानी आबादी हो। उस वक्त तक कभी इससे बड़े ग्रह को बहुत करीब से नहीं देखा गया था। रोज़ेटा जुपिटर से आगे जाकर सूरज की गर्मी से करीब 16 करोड़ 9 लाख 34 हजार किलोमीटर दूर निकल गया और अपने सफर के सबसे खतरनाक हिस्से में चला गया, हाइबरनेशन। वैसे तो रोज़ेटा के पास 16 पैनल्स थे, लेकिन फिर भी इसे बंद करना पड़ा और उसकी वजह ये थी कि इसे 67P को ढूंढना था जो सूरज से काफी दूर था और वहाँ कलेक्शन एरिया और सोलर पावर उतने नहीं थे कि इंस्ट्रूमेंट्स को पावर दिया जा सके। स्पेसक्राफ्ट को हाइबरनेशन में ले जाना नॉर्मल बात है, लेकिन चिंता इस बात की थी कि इससे पहले कभी इतनी देर के लिए ऐसा नहीं किया गया था। 31 महीने के हाइबरनेशन में रोज़ेटा की टीम को यह सोचने के लिए बहुत वक्त मिल गया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। स्पेस में अंधेरा और ठंड थी, बहुत सी चीजें चल रही थी, बहुत से छोटे छोटे टूटे हुए तारे थे और उस स्पेसक्राफ्ट से लगातार बातचीत ना होने की वजह से उस दिन थोड़ी घबराहट हो रही थी जब उसे वापस चालू करने का वक्त आया। 20 जनवरी 2014 को करीब 10 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद रोज़ेटा को जगाने का और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को दोबारा चालू करके उससे बात करने का वक्त आ गया। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन था। ऐसा लग रहा था कि सिग्नल मिलने के लिए पता नहीं हमें कितना वेट करना पड़े। इसे काम करना पड़ेगा। ओ गॉश, ये चालू होगा भी या नहीं? क्या हमने स्पेसक्राफ्ट को खो दिया? और उसके बाद ग्राफ एकदम से ऊपर आ गया। हमें लगा कि चलो स्पेसक्राफ्ट से हमारा कांटेक्ट तो हो गया। रोज़ेटा ने अपने टारगेट की तस्वीरें वापस भेजना शुरू कर दी और कई महीनों तक दूर से एक छोटा सा डॉट देखने के बाद धीरे धीरे धूमकेतु फोकस में आ गया। जब मैंने इस धूमकेतु को देखा, बिल्कुल साफ बर्फ और पत्थर का ये पहाड़ स्पेस में तैर रहा था, मेरा तो दिल ही निकलकर बाहर आ गया। इतनी ड्रामेटिक और खूबसूरत तस्वीरें मैंने आज तक नहीं देखी। उसके बाद जब स्पेसक्राफ्ट उसके और पास गया और हम उसकी और डिटेल्स देखते गए, तब जाकर चीजें अजीब लगनी शुरू हो गईं। सीधी सी बात है, 67P के बारे में हमने सोचा था कि वो आलू जैसे शेप का होगा और हमें रबर डक जैसी कोई चीज मिल गई। 67P कोई बत्तख का बदसूरत बच्चा नहीं था, लेकिन इसके अजीब आकार ने रोज़ेटा के लिए परेशानी खड़ी कर दी। धूमकेतु के चारों तरफ चक्कर लगाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक प्लैनेट पर बहुत ग्रेविटी होती है, इसलिए आप वहाँ स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं और उसके बाद रॉकेट बर्न को थोड़ा धीमा कर दे तो वो ऑर्बिट में उतर जाता है। कॉमेट 67P के केस में हम एक बहुत ही छोटी सी चट्टान के साथ डील कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट उस चट्टान की ग्रेविटी को महसूस नहीं कर सकता था जब तक कि वो उसके एकदम ऊपर ना हो। खैर, इंजीनियर्स को असल में ट्रायंगुलर चक्कर लगाने थे। वैसे ये बहुत ही मुश्किल काम था। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रोज़ेटा काम शुरू कर सकता था। उसका पहला काम था ये पता करना कि 67P बना कैसे है। तो इस धूमकेतु को ये अजीब शेप कैसे मिला? इसमें दो मेन आइडियाज हैं। एक तो ये कि पहले ये ज्यादा गोल सा था और फिर न जाने कैसे ये बीच में से घिस गया या फिर टूट गया और इसका शेप ऐसा हो गया जैसा कि ये आज है। दूसरा आइडिया ये है कि पहले ये दो अलग अलग चीजें थीं। स्पेस रॉक्स एक दूसरे से बड़ी जोर से टकराते हैं। वो करीब 17,700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपस में टकराते हैं। ये रफ्तार राइफल की गोली से 5 गुना तेज होती है। क्या 67P किसी ढेर की तरह बना है?